circuit in the circuit at t equals to 1 second, at t equals to 1 second, ये डायग्राम गिवन है ना। ये डायग्राम गिवन है, तुम्हें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस बताना है। देखो फॉर्मूला अपने पास वही होता है, ई इंड्यूस अपने पास होता है कि सर डी फाइव बाई डी टी लिखना है ना। अब डी फाइव बाई डी टी लिखना है, उसमें कई बार तो एरिया वेरिएबल हो जाता है, कई बार मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है। यहाँ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 4t-3। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है, 4t-3 ना। और याद रखना एरिया में मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है, इसका मतलब कि भाई कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो उसने शो किया हुआ है। आधी लूप में मैग्नेटिक फील्ड है और आधी लूप में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी इतने से एरिया में फ्लक्स पास कर रहा है और इतने से एरिया में फ्लक्स पास नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मुझे बताओ ई इंड्यूस का आंसर जो होता था, है ना, ई इंड्यूस का फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले क्या ए डीबी बाई डी टी लिख देंगे। इसमें वेरिएबल में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए डीबी बाई डी टी। तो पहले मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एरिया लिखा जाता था, वो एरिया जिसमें फ्लक्स पास करता है। यहाँ पे पूरी लूप का एरिया लिखना है या वो एरिया लिखना है जिसमें फ्लक्स पास करता है, वो एरिया जिसमें फ्लक्स पास करता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया इन विच फ्लक्स पासिंग, एरिया इन विच फ्लक्स पासिंग। तो आज जरा मुझे सोच के बताओ वो एरिया कितना है जिसमें फ्लक्स पास कर रहा है, वो इस स्क्वायर लूप का पूरा एरिया या हाफ ही एरिया, हाफ ही एरिया है। तो ये पूरा एरिया अगर तुम करते तो 100 आ जाता है, पर उसका मुझे क्या कर देना है, हाफ। यानी यहाँ पे एरिया की जगह मुझे लिख देना है 50 इंटू डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी क्या तुम्हारे पास बी है क्या, तो डीबी बाई डी टी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी यहाँ पे ई इंड्यूस का आंसर कितना आ गया, 200 वोल्ट। कितना आ गया, 200 वोल्ट, है ना। अच्छा अब मुझे लिखना है करंट, तो करंट लिखना है तो जरा ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर। अच्छा आज इसमें ये लूप है, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अच्छा एक साइड पे सर्किट भी लगा हुआ है, तो ये सर्किट में ये चारों किसमें, सीरीज में। देखो यहाँ जो सेल बनेगा उसके साथ ये सारे के सारे सीरीज में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 40 + 10, टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 50। टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 50 ओम है। अब बताओ, अब तुमसे आई इंड्यूस पूछा गया है, तो आई इंड्यूस पता करेंगे तो क्या लिख देंगे, ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, यानी अपन लिख देंगे 200 डिवाइडेड बाय 50, यानी आंसर क्या आएगा, 4 एम्पियर।
ठीक है, ई इंड्यूस लिखो, आर इक्वलेंट लिखो, फिर करंट की वैल्यू पुट कर दो। चलो, अब इसमें हेडिंग लिखो, इसमें लिखो लेंस लो, इसमें हेडिंग लिखो लेंस लो, लेंस लो, दिस लो, दिस लो gives the direction of, this law gives the direction of induced EMF, induced EMF and induced current, induced EMF and induced current and induced current. According to this law, according to this law, according to this law, the current will be induced, the current will be induced in the loop, the current will be induced in the loop in such a way that, in such a way that it always, it always opposes, it always opposes the change in magnetic flux, it always opposes the change in magnetic flux, the change in magnetic flux, the change in magnetic flux. It is based upon, it is based upon, it is based upon conservation of energy, conservation of energy, conservation of energy. In this, mechanical energy, in this mechanical energy is converted into, is converted into electrical energy, is converted into electrical energy, electrical energy. देखो अपने पास जो लेंस लो आता है वो हमें बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, यानी जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो ये बताएगा कि इसमें करंट क्लॉकवाइज आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और इसका एक ही रूल है कि भाई वो कह रहा है कि मुझे फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज नहीं होने देना, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देना, हर चीज का क्या करना है, अपोज करना है। तो आज मुझे बताओ जैसे नॉर्थ पोल है, ये एक लूप रखी हुई है, देखो ये लूप रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल इसके पास मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे नॉर्थ पोल मूव करेगा, नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आ रही है, बाहर, तो नॉर्थ पोल जैसे जैसे मूव करेगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। अब ये लूप क्या चाहती है कि वो इंक्रीज ना हो। ऐसा वो कैसे कर सकती है, जब इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ जाए, क्योंकि खुद की बाहर आएंगी इधर अंदर जा रही हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। अब खुद की बाहर आने के लिए यहाँ पे उसको बनना क्या पड़ेगा, नॉर्थ पोल।
ये लूप जो है ये एक बाइपोल बन जाएगी, यानी इसके पास खुद का नॉर्थ पोल खुद का साउथ पोल आ जाएगा। तो यहाँ पे बनना चाहिए नॉर्थ पोल, ताकि नॉर्थ पोल बनेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एरो बाहर आ जाए और ये वाले एरो क्या हो जाए, कैंसल आउट। अब खुद की नॉर्थ पोल तब बन सकता है जब खुद में करंट कैसा आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल बनने का मतलब करंट क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। सोचो थंब बाहर आना चाहिए, तो थंब कब बाहर आ सकता है, जब मैं उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा। तो ये जब घुमाने का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो ये याद रखो कि अगर अपने पास ये कोई कॉइल होती है और अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ सामने कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएगी, सामने कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। और ऐसे ही मुझे बताओ अगर करंट अगर अपने पास क्लॉकवाइज है, तो बताओ सामने कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल। तो जब भी मैं नॉर्थ पोल बनाया करूंगा, दैट मीन्स करंट कैसे शो करना है, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पोल बनाने का मतलब करंट कैसे शो करना है, क्लॉकवाइज। तो आज मुझे बताओ यहाँ मुझे नॉर्थ पोल बनाना है, ताकि यहाँ पे नॉर्थ पोल बने तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आए, देखो ऐसे बना ही देते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करते हैं, कैंसल आउट। अब इसमें करंट कैसे शो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट ये हो जाएगा। ये डॉटेड वाली जो लाइन होती है ये तो क्या है सर, पीछे है, और सॉलिड वाली लाइन किधर है, आगे है। तो ऐसे शो कर देंगे, पीछे वाली वायर में करंट ऊपर जा रहा है, सामने वाली तार में नीचे आ रहा है, तो ऐसे शो कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा तो पीछे क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अब बच्चे ये भी याद रख लेते हैं कि सर देखो नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा था, और इसके पास में आने की वजह से ही फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैं इसको रिपेल कर देता हूँ। यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो उसको पास में आने नहीं देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि ईएमआई का रीजन क्या है, तो हम बोलेंगे ईएमआई इज ड्यू टू रिपल्शन। यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। ऐसे ही मुझे बताओ ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है। अभी लूप क्या चाहती है कि वो कम ना हो। ऐसा कब कर सकते हैं, जब उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ जाए, खुद की किधर आ जाए, अंदर की ओर। यानी खुद यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। और साउथ पोल बनने का मतलब करंट कैसा, क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ कर दो। यहाँ साउथ बनेगा तो पीछे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल ना। तो पहले इस डायग्राम को बना लो। और इस डायग्राम का नीचे लिखना ईएमआई इज ड्यू टू अट्रैक्शन, ईएमआई इज ड्यू टू अट्रैक्शन। ईएमआई इज ड्यू टू अट्रैक्शन। ईएमआई इज ड्यू टू अट्रैक्शन।
चलो पहले यहां तक लिखा सबने। चलो अब इसमें है ना क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, find the direction of induced EMF in each loop, in each loop, in each loop. हर केस में तुम्हें ये बताना है क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। चलो बताओ फर्स्ट वाले केस में क्या डायरेक्शन बनाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी लिख सकता है पेपर में और ऐसा भी लिख सकता है डीबी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, या तो बी इंक्रीजेस लिख दे या डीबी बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो लिख दे, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। तो मुझे बताओ इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, अब ये लूप क्या चाहती है कि वो इंक्रीज ना हो। ऐसा कब हो सकता है, जब इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ जाए। खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर तभी आएंगी जब करंट कैसा बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए ना। ऐसे ही बताओ बी डिक्रीजेस लिखा हुआ है, या तो पेपर में बी डिक्रीजेस लिखा होगा या फिर डीबी बाई डी टी लेस देन जीरो लिखा होगा। डीबी बाई डी टी लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, बी नेगेटिव में जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अच्छा बताओ यहाँ पे बी डिक्रीज हो रहा है तो बताना
कैसी डायरेक्शन आएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी है, डॉट वाली है, बाहर आने वाली है। बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। अब ये लूप क्या चाहती है कि वो कम ना हो। ऐसा तभी हो सकता है जब इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ जाए, ताकि वो उनको सपोर्ट करे। ये कम हो रही है बाहर वाली लाइन, तो खुद की भी बाहर आ जाएंगी, तो फिर डिक्रीज नहीं होंगी। तो इसको मतलब इसमें भी करंट कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड वाले में करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही थर्ड वाले में क्या लिखे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे साउथ पोल दूर जा रहा है, ये लूप कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे ये साउथ पोल था, ये साउथ पोल उससे दूर जा रहा है। बताओ साउथ पोल अगर दूर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए सामने क्या बनेगा, नॉर्थ। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए अगर सामने नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आनी चाहिए, तो करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अपन ने करंट की डायरेक्शन ये बना दी। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, साथ में एक लूप है। अच्छा, इस वायर में करंट इंक्रीजेज है, ये साथ में सिंबल लगा हुआ है इंक्रीजेज का, एरो लगा हुआ है। तो बताओ करंट अगर इंक्रीज होगा तो इस वाली लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले इस वाली वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दो। पहले इस वाली वायर की वजह से कैसी बनाओगे, क्रॉस में। कैसी बना दोगे, क्रॉस में, ऐसी तो बनेंगी। अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, अभी लूप क्या जाते हैं कि वो इंक्रीज ना हो, तो फिर इसकी खुद की तरह जाएंगी बाहर की ओर। तो थंब बाहर की ओर कब आएगा, जब करंट कैसा शो कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से बता दो, इस वाली वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, डॉट में है, क्रॉस में है। अच्छा, ये लूप जो है ये वायर से दूर जा रही है, अगर लूप वायर से दूर मूव करेगी तो इस लूप में फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे जैसे लूप दूर जाएगी वैसे वैसे अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। अब ये लूप के चाहती है कि वो कम ना हो। ऐसा कब हो सकता है, जब उसकी खुद की तरह जाए अंदर की ओर। यानी यहाँ पे करंट कैसा शो करते हैं, क्लॉकवाइज। तो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगी तो एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ लास्ट वाले डायग्राम में दो लूप्स बनी हुई हैं। अच्छा, ये जो लूप है ना, ये भी मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, दोनों में डिफरेंस है। ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लगी हुई है। बताओ क्या इसमें फ्लक्स चेंज होगा क्या, बीच वाली लूप में फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अभी सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, थोड़े टाइम बाद भी सो ही जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स पूछा जाए तो वो कितना है, जीरो। तो करंट इंड्यूस पूछा जाएगा तो वो भी कितना है, जीरो। सेकेंड वाली बीच वाली लूप में। हाँ चलिए, ये लास्ट वाली लूप में ना ये लूप बाहर आ रही है, तो अगर ये लूप बाहर आएगी तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो फिर ये लूप क्या चाहती है कि वो कम ना हो, तो फिर से किधर आ जाएंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू कंडक्टिंग प्लेट्स, क्वेश्चन है टू कंडक्टिंग प्लेट्स A and B, two conducting plates A and B are connected in a loop, are connected in a loop if B increases, if B increases, then find the nature of the plates, then find the nature of the plates, find the nature of the plates, find the nature of charge, ऐसा लिख लो, the nature of charge on the plates, find the nature of charge on the plates। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। बना लो एक बार, अब पूछ लेता हूँ। तुम्हें बताना है कि ए वाली और बी वाली प्लेट पे किस नेचर का चार्ज है, किस नेचर का चार्ज आएगा। पहले सबने डायग्राम बना लिया। लो बताओ, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है क्या किसी का आंसर। पहला ऑप्शन है क्या, 1 2 3 4 5 8 10। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है क्या, 1 2 3 4, फिर से 10 15, बाकी ये तो अभी 30 ही हुए हैं। बाकी ठीक है सर, दोनों के साथ है। अच्छा बताओ, यह मैग्नेटिक फील्ड किस में लगी हुई है, क्रॉस में। तो बताओ बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज। पहले बताओ करंट किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया है ना, तो मुझे बताओ इस वाली प्लेट के करंट अंदर जा रहा है और ए वाली प्लेट से करंट किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना। ये प्लेट्स जो हैं ये कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह ही है। ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये किसकी तरह है, कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह है। याद करो जब अपन कैपेसिटर के से प्लेट्स बनाते थे, तो जिस प्लेट के अंदर करंट जाए, जिस प्लेट के अंदर करंट जाए वो वाली प्लेट कैसी बनती थी, पॉजिटिव। और जिस प्लेट से करंट बाहर आता है वो वाली प्लेट कैसी बनती है, नेगेटिव। ऐसे ही तो बनाते थे। तो आज मुझे बताओ जिस प्लेट के करंट अंदर जाएगा, ये रही बी वाली प्लेट, इसके करंट किधर जा रहा है, अंदर। तो अगर ये अंदर करंट जाएगा तो ये वाली प्लेट कैसी बनेगी, पॉजिटिव। और जिस प्लेट से करंट बाहर आएगा ये वाली प्लेट कैसी बनेगी, नेगेटिव। ये कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह है, ये सेल की प्लेट्स नहीं है, ये सेल की प्लेट्स नहीं है। बच्चे ये सोच लेते हैं अच्छा सर यहाँ से करंट बाहर आ रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का, और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। जबकि ये सेल नहीं है, सेल तो इस लूप के अंदर बनेगा अभी, सेल तो अंदर बना हुआ है। ये तो प्लेट्स किसकी तरह है, कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह है। तो हमें वैसे ही सोचना है, तो इसमें ए नेगेटिव आ जाएगा और बी पॉजिटिव आ जाएगा ना। इसके सामने ऐसा लिख दो, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, ताकि तुम्हें याद रहे, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रॉन is moving towards the loop as shown in the diagram. An electron is moving towards the loop as shown in the diagram. Then find the direction of induced current. The direction of induced current. The direction of induced current. अब इस डायग्राम में तो इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, हमें किसके लिए सोचना है? करंट के लिए। हमें किसके लिए सोचना होता है? करंट के लिए। मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब करंट इधर आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये सेंटर वाले से ना दो कहानी है। सेंटर वाले देखो, पहले तो ये सेंटर ओप वाला पॉइंट है, तो करंट पहले तो इस लूप के पास आ रहा है, फिर करंट इसको क्रॉस करके दूर भी जाएगा। यानी अपने को पास आने वाले के लिए भी लिखना है और दूर जाने वाले के लिए भी लिखना है। अब बताओ, जैसे ही ये करंट इसके पास आएगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस में थी, वो अगर इंक्रीज होंगी तो बताना करंट कैसा आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये इंक्रीज ना हो। यानी स्टार्टिंग वाला सेंटर ओ तक पहुंचने से पहले अपन क्या लिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। फिर बताओ, फिर से ये लूप है, आज फिर से वो सेंटर हुआ है, अब ये सेंटर को क्रॉस करके दूर जा रहा है करंट। तो बताओ, अगर करंट दूर जा रहा है तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो कम हो जाएंगी तो ये लूप क्या चाहती है कि वो कम ना हो, तो इसकी खुद की भी किधर आ जाएंगी? क्रॉस में। यानी बाद में कैसा आ जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। अब ये चेक कर लो भी पेपर में, सिर्फ अगर टू सिर्फ क्रॉस करने वाला नहीं है तो फिर एक ही आंसर देना है, क्रॉस करने वाला है तो फिर दोनों आंसर दे दो। तो इसमें आंसर लिख देना, फर्स्टली एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन find the direction of current find the direction of current in resistor R, in resistor R। ये डायग्राम बनाओ।
फर्स्ट वाले में क्या आएगा, x2y। देखो अपने को जब भी ऐसा कोई डायग्राम आ जाता है तो कैसे सोच रहे हैं कि सर नॉर्थ पोल जो है वो पास में आ रहा है। अब नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो इसका मतलब कि जैसे जैसे पास में आएगा, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रही, तो जैसे जैसे पास में आएगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं ना। ये एक सोलेनोइड है, ये ऐसे वायर दिखा रखी है ना, एक सोलेनोइड है, एक बार मैग्नेट था, या एक एल्यूमिनियम की रोड थी, उसके ऊपर मैंने ऐसे वायर को वाइंड अप कर रखा है। तो बेसिकली वो क्या है, एक सोलेनोइड है, यानी ये भी एक डायपोल बनेगा, इसके पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल भी आएगा। तो मुझे बताओ जैसे जैसे इसके नॉर्थ पोल पास में आएगा तो सामने क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ताकि नॉर्थ वाले इस नॉर्थ वाले को क्या कर सके, रिपेल कर सके। तो सामने यहाँ पे इसका क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। अच्छा, इसका नॉर्थ पोल बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आनी चाहिए, तो देखो सामने वाली वायर में करंट ऊपर गया और पीछे वाली वायर में करंट किधर गया, नीचे। तो मुझे बताओ ये करंट ऐसे गया। अब ये वाली वायर कौन सी है, ये पीछे वाली वायर है या सामने वाली वायर है, ये पीछे वाली वायर है, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रखा, मतलब ये डॉटेड वाली है। तो ये यहाँ पे ऐसे पीछे वाली वायर है, इसमें करंट किधर गया, नीचे। तो ये करंट ऐसे जा रहा था। तो मुझे बताओ ये करंट जो है ये इस रजिस्टर में किस डायरेक्शन में क्रॉस करके गया, फ्रॉम एक्स टू वाई। हमसे ये पूछा गया। डायरेक्शन यहाँ पे दो है, देखो अगर कॉइल से पूछा जाएगा तो कॉइल से पूछा जाएगा तो वो फ्लो करके गया वाई टू एक्स, और अगर रजिस्टर से पूछा जाएगा तो वो कहाँ से कहाँ है, एक्स टू वाई। वहां पेपर में ध्यान से पढ़ना है कि कॉइल के लिए पूछा गया है या रजिस्टर के लिए पूछा गया है। ये बात समझ रहे हो ना। तुम्हें पहले पोल बना लेना है, पोल बनाने के बाद फिर तुम्हें केवल ये करंट की डायरेक्शन शो कर देनी है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला डायग्राम पहले बना दो। क्या लिखेंगे, एक्स टू वाई या वाई टू एक्स, एक्स टू वाई। साउथ पोल सामने से आ रहा है, साउथ पोल सामने से आएगा तो सामने वाला पोल क्या बनेगा, साउथ पोल, ताकि इसको क्या करे, रिपेल करे, ये इसको पास आने ना दे। अभी इसको रिपेल करेगा, साउथ पोल बनेगा। तो साउथ पोल बनने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जानी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए, अंदर जानी चाहिए। तो ये देखो ये ऐसे जाएंगे। थंब अंदर की ओर कब आएगा, जब मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा। तो बताओ ये पीछे वाली तार में करंट ऊपर गया और सामने वाली तार में करंट किधर आया, नीचे। तो सामने वाली तार, ये सामने वाली तार है, तो ये सामने वाली तार में करंट किधर आना चाहिए, नीचे, ऐसे जाएगा। तो ये इस रजिस्टर में कैसा फ्लो करके गया, एक्स टू वाई। देखो यहाँ मैंने ये वायर यहाँ बंद कर दी थी, मतलब ये तार पीछे वाली तार है, डॉटेड वाली है, यहाँ से तार सामने से ही बाहर आ रही। चल पहले यहाँ तक बनाया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसमें लिखो, टू सर्कुलर कॉइल्स, two circular coils are placed, two circular coils are placed parallel to each other, are placed parallel to each other. If they have current, if they have current in the same direction, in the same direction, and they are moving towards each other, and
they are moving towards each other. Then the current in the coil, then the current in the coil, ऑप्शन में ना लिख दो, बस में लिखो, in both increases, in both increases, in both decreases, थर्ड में लिखना, in first increases and second decreases, और फोर्थ में लिखना, in first decreases and second increases. पहले इस डायग्राम को बना लो। देखो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले तो मुझे एक बात तुम बताओ कि जैसे मान लो कि ये अगर किसी वायर में ना, ये अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये किसी कॉइल में पहले से ही करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, ऑलरेडी फ्लो कर रहा है ना, इंड्यूस वाला नहीं है, ये पहले से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अच्छा अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, बताओ क्लॉकवाइज आएगी एंटी क्लॉकवाइज आएगी, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है तो ये उसको इंक्रीज नहीं होने देगा, तो इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो आज मुझे बताओ ये करंट जो पहले से फ्लो कर रहा था और ये जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आई है, ये दोनों डायरेक्शन सेम आई है अपोजिट आई है, अपोजिट आई है, यानी अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इसमें नेट करंट कितना हो गया, तो नेट करंट क्या तुम इन दोनों को माइनस कर दोगे, नेट करंट में इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस, यानी इस लूप में करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, डिक्रीज हो गई है, इस लूप में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सर जब पहले करंट फ्लो कर रहा था तो यहाँ पे बताना जरा, इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से यहाँ पे कौन सा पोल बना हुआ था, साउथ पोल, देखो इस करंट की वजह से पहले कौन सा पोल बना हुआ था, साउथ पोल। अब जो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा उसकी वजह से कौन सा करंट बनेगा, कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, यानी साउथ के ऊपर अगर नॉर्थ बन जाए या नॉर्थ के ऊपर साउथ बन जाए तो नेट करंट की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती, डिक्रीज हो जाती। अब ऐसा भी हो सकता था, फिर से मुझे बताओ कि ये करंट फ्लो कर रहा है ऑलरेडी, जो पहले से ही फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अब वो डिक्रीज हो रही है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, पहले बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, क्लॉकवाइज, भाई वो उसको डिक्रीज होने नहीं देगा तो आई इंड्यूस की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, क्लॉकवाइज। अब मैं पूछूंगा कि इन दोनों करंट की डायरेक्शन सेम ही है, तो नेट करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी एक लूप के अंदर पहले से करंट फ्लो कर सकता है और उसके बाद जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आती है वो सेम भी आ सकती है और वो अपोजिट भी आ सकती है। अगर वो सेम आ जाए तो मैं बोलता हूँ नेट करंट इंक्रीज होता है, वो अपोजिट आ जाए तो मैं बोलता हूँ नेट करंट डिक्रीज होता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर पहले इस करंट की वजह से कौन सा पोल बना हुआ था, साउथ पोल, और अभी जो इंड्यूस करंट आया है उसकी वजह से भी कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। तो साउथ के ऊपर जब साउथ बन जाए, साउथ के ऊपर जब साउथ बन जाए तो फिर करंट इंक्रीज होता है। ये बात समझ रहे हो, है ना। अब जरा मुझे बता दो
इन क्वेश्चनों में तो क्या ही है, जैसे मुझे बताओ करंट, सबसे पहले इसके पोल्स चेक कर लो भाई, किधर कौन सा पोल बनेगा। पहले बता सकते हो इस लूप के लिए, ये देखो ये वाला डॉटेड वाला लाइन का मतलब पीछे वाला करंट है, तो ये सामने इसका कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। इधर कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल। इधर ऐसे ही मुझे बताओ इधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। ऐसे ही तो बनेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पोल्स बना लो उनके। अब पोल्स जब बन जाते हैं तो एक एक करके सोचा करो भाई, आज उसने क्या बोला, ये फर्स्ट लूप है, इसको स्टेशनरी रखो, सेकंड वाले को इसकी तरफ मूव करवाओ। फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो, सेकंड वाले को इसकी तरफ मूव करवाओ। बताओ जैसे ही सेकंड साउथ पोल इसके पास जाएगा, सोचो साउथ पोल इसके पास जा रहा है, इधर कौन बना हुआ है, नॉर्थ। तो साउथ पोल इसके पास जाता है तो ये लूप इसको रिपेल करेगा ताकि ये इसके पास ना आए। तो यहाँ तो नॉर्थ पोल बना हुआ है, इसको रिपेल करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल बनाना पड़ेगा, साउथ। तो जब नॉर्थ के ऊपर साउथ बनेगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी इंड्यूस करंट अपोजिट में आया होगा, और इस लूप में नेट करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही इसको रख लो स्टेशनरी। बताओ ये साउथ है, तुम नॉर्थ को पास में लेके आ रहे हो, तो नॉर्थ को पास में लेके आ रहे हो तो ये रिपेल करने के लिए सामने क्या बनाना चाहेगा, नॉर्थ, ताकि नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले को रिपेल कर जाए। पहले से ही कौन बना हुआ है, साउथ। अब साउथ के ऊपर नॉर्थ बन जाएगा तो यानी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो ना। अब ये लूप जरूरी नहीं पास में है, ये लूप दूर भी जा सकती है। बताओ ये फर्स्ट वाली स्टेशनरी है, सेकंड वाली लूप दूर जा रही है। बताओ साउथ पोल दूर जा रहा है, तो साउथ पोल को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे क्या बनाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ पहले से ही बना हुआ है और उसके ऊपर और क्या बनाएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ बन जाएगा, यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो, है ना। तो इस तरह से अपने को सिंपली चेक करना है। पहले वो डायग्राम बना लो साथ वाले। ठीक है। और कई बार अपन ऐसा भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ही सोचना हो तो अपने को पता है दोनों लूप्स में करंट फ्लो कर रहा था और उनके करंट की वजह से ही फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो जैसे जैसे पास में लाएंगे फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों में पासिंग फ्लक्स एक दूसरे का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मुझे डिक्रीज करना है, अपोज करना है, तो दोनों के करंट को क्या कर दो, दोनों के करंट को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों करंट को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, है ना? अच्छा, तो अब इसमें पहले आंसर लिख दिया, बोथ डिक्रीजेस। आंसर लिख दो, बोथ डिक्रीजेस, बोथ डिक्रीजेस। इसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो। इफ two loops, if two loops are connected to each other, two loops are connected to each other, then
then the direction of current then the direction of current is decided by the direction of current is decided by the bigger loop the bigger loop which has more area the bigger loop which has more area which has more area because its induced EMF is more because its induced EMF is more induced EMF is more देखो मुझे बताओ जैसे ही अपने पास ना दो लूप्स आपस में कनेक्टेड होंगे जैसे ये फर्स्ट लूप है और ये दूसरी कौन सी है सेकंड लूप है ये आपस में कनेक्टेड है देखो है ना ये वायर तो इसके ऊपर से होके निकल रही है तो हमसे पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करे मैग्नेटिक फील्ड क्या करे इंक्रीज करे मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड इधर वाला भी और उधर वाला भी अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे तो इन दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन बताओ इन दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन बताओ तो हमें करंट की डायरेक्शन किससे डिसाइड करनी है बिगर वाले लूप से बड़े वाले लूप से क्योंकि जो सेल बना होगा सेल तो दोनों में बनता है सेल का ईएमएफ इसमें भी करंट इंड्यूस होगा और इसमें भी करंट इंड्यूस होगा लेकिन दोनों में से ज्यादा करंट किसका इंड्यूस होगा बिगर वाले का क्यों क्योंकि इसके ईएमएफ इंड्यूस का आंसर क्या मिलेगा ज्यादा देखो जो हमने ई इंड्यूस का फॉर्मूला लिखा था ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है ए डी बी बाई डी टी यही तो होता है अब डीबी बाई डी टी तो दोनों में क्या है सेम ही है तो ई इंड्यूस किसके प्रोपोर्शनल है एरिया के जिस लूप का एरिया ज्यादा होगा उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस भी क्या होगा ज्यादा होगा यानी उसके सेल का ईएमएफ बड़ा बनेगा उसका करंट भी ज्यादा आएगा तो डिसाइड भी कौन करेगा बड़े वाला लूप डिसाइड करेगा अब अपने को बड़े वाले लूप से स्टार्ट करना है बताना जरा उसमें करंट की वैल्यू क्या हो रही थी इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो इस लूप में करंट कैसा आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो बताओ इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ये बनाया एंटी क्लॉकवाइज ये बनाया एंटी क्लॉकवाइज अब इसी एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ ऐसे शो करते हैं इधर इधर वापस ये इधर ये दोनों में बन गई डायरेक्शन अब कोई पूछे कि इस छोटे वाली लूप में क्या डायरेक्शन आई है तो इसकी डायरेक्शन तो क्या आ गई क्लॉकवाइज तो लूप वन में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन या नेट करंट की डायरेक्शन कितनी है क्लॉकवाइज और इस लूप टू में क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज ये बात समझ रहे हो लूप वन को देख के आंसर लिख देना क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन बना के लिख दो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ find the direction of induced current find the direction of induced current in both the loops in both the loops ये डायग्राम बनाओ
पहले वो डायग्राम बनाया सबने, आंसर लिखा सबने। अब मुझे बताओ, ये फिर से वही क्वेश्चन है ना? ये उसने कोई डायग्राम बना रखा है और ऐसे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, और उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तुम्हें इस पूरी लूप में, है ना, करंट की डायरेक्शन बतानी है। तुम्हें क्या बतानी है? करंट की डायरेक्शन ना। वो ऐसे भी, पहले बताओ किसको देख के चेक करना है करंट की डायरेक्शन? इसमें भी दो लूप है, एक तो बड़ी वाली लूप है और एक अंदर छोटी वाली लूप भी है। तो अपने को किसको देख के चेक करना है? बड़ी वाली लूप को। पहले बड़ी वाली लूप की डायरेक्शन बनानी है, अपने आप अंदर वाली लूप की डायरेक्शन आ जाएगी। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाने वाली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बी डिक्रीज लिखा हुआ है, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अब ये बड़ी वाली लूप सोचो, बड़ी वाली लूप क्या चाहती है? कि वो कम ना हो। तो उसकी डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? क्लॉकवाइज। तो बड़ी वाली लूप में क्लॉकवाइज दिखाना है। बड़ी वाली लूप में जब मैं ऐसे क्लॉकवाइज दिखाऊंगा, तो भाई इस छोटे वाली लूप में अपने आप ही कैसी आ जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन आगे दे। अब वो वहां पे एक सेगमेंट का नाम दे देगा पेपर में। वो बोलेगा एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है। बताओ ए से बी करंट किधर गया? ए टू बी गया या बी टू ए गया? तो अपन बोल देंगे ए टू बी। चलो पहले यहां तक लिखा सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ नेट करंट, ऑफ नेट करंट in the loop, net current in the loop ऐसा लिख लो। if b decreases, if b decreases at the rate of, at the rate of 10 tesla per second, 10 tesla per second, 10 tesla per second, b decreases at the rate of 10 tesla per second। पहले डायग्राम बना लो। तो एम्पेयर क्लॉकवाइज। एरिया गिवन है, सबसे पहले ई इंड्यूस, सबसे पहले ई इंड्यूस सॉल्व करो। ई इंड्यूस कितना आएगा? ई इंड्यूस सॉल्व कर दो और आई इंड्यूस सॉल्व कर दो। ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? ए डी बी बाय डी टी।
भाई दो ही फॉर्मूले हैं, या तो बी डी ए बाई डी टी होता है, वो तो सर बहुत रेयर केस में होता है, एक ही क्वेश्चन था जो आपने करा दिया। और दूसरा होता है ए डी बी बाई डी टी। क्या तुम्हें एरिया गिवन है? क्या डीबी बाई डी टी गिवन है? तो पहले मुझे बताओ, अपने को ई इंड्यूस का फॉर्मूला लिखना है। ई इंड्यूस अपन लिख देंगे ए डी बी बाई डी टी। अच्छा, एरिया कितना दे रखा है? 2। डीबी बाई डी टी उसने 10 दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। अच्छा, आई इंड्यूस पूछूंगा तो आई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर, यानी हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी करंट इंड्यूस कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो पहले मेरे पास करंट आ रहा है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की डायरेक्शन बताना जरा, आई इंड्यूस की डायरेक्शन। बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जो आने वाली थी वो कम हो रही है। अब ये लूप क्या चाहती है कि वो कम ना हो, तो इसकी खुद की भी किधर आ जाएंगी? बाहर की ओर। तो खुद की मैग्नेटिक, अब देखो ये आई इंड्यूस कैसा आ जाए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई इंड्यूस कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले ये बात पता लग गई। आई इंड्यूस कैसा आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी तो आई इंड्यूस की डायरेक्शन है। अब एक सेल इसमें अलग से भी लगा हुआ है। देखो, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया जिसमें आई इंड्यूस मैंने सॉल्व कर लिया 4 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। आज इसमें 30 वोल्ट का सेल अलग से लूप के अंदर ही लगा हुआ है। बताओ, इस 30 वोल्ट वाले सेल की वजह से करंट कैसा आएगा? पहले बताओ, क्या वो क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। ये करंट मैंने किसका लिखा है? सेल का। और ये करंट कौन सा आ रहा है? जो इंड्यूस वाला है। ये करंट कौन सा आ रहा है? जो इंड्यूस वाला। पहले बताओ, सेल की वजह से कितना करंट आएगा? क्या 30/5 कर देंगे? तो सेल की वजह से कितना करंट आएगा? 6 एम्पियर। सेल की वजह से कितना करंट आएगा? 6 एम्पियर। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? अपोजिट है। अपोजिट है तो फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यानी आज अगर मैं नेट करंट की डायरेक्शन, नेट करंट पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर सेल का करंट लिखो माइनस इंड्यूस करंट लिख दो। सेल का करंट लिखो माइनस इंड्यूस करंट लिख दो। अच्छा, सेल करंट कितना है? 6 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर, आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या लिख देंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें दो करंट है, सेल का करंट अलग से है और इंड्यूस वाला अलग से है। दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो ऐड कर दो, अपोजिट में आ गए तो माइनस कर दो। हम्म, यहाँ तक लिखा सबने। चले आगे। हाँ, चल अब इसमें क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ऐसा लिखना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ versus time for the given, for the given phi graph, for the given phi graph। ये डायग्राम ड्रॉ करो। तो वो अपने पास ना इस चैप्टर में ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि भाई एक ग्राफ गिवन होता है और अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ का हर बार ग्राफ क्या है? बनाना होता है
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ बनाना होगा। अब इसमें जब भी ग्राफ बनाना है तो पहले ध्यान में रखो कि अपने को नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। ग्राफ बनाते हुए नेगेटिव साइन कंसीडर करना है, क्योंकि ग्राफ में कई बार ग्राफ ऊपर बन जाता है और कई बार ग्राफ नीचे बन जाता है। तो जब भी ग्राफ बनाना है ना, तो हमें लेंज लो का यूज करना है। लेंज लो का मतलब अपने को ई इंड्यूस का आंसर लिखना है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। और अगर मान लो नेगेटिव साइन कंसीडर करके कोई ग्राफ जो है वो नहीं दे रखा, फिर पॉजिटिव साइन वाला ग्राफ जो है वो टिक कर देना। इसमें दो बार तीन बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। दो बार तो क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें नेगेटिव साइन के साथ आंसर दे रखे थे, आंसर आए। और एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें सिंपल मैग्नीट्यूड का ही ग्राफ बनाना था। मैग्नीट्यूड का मतलब नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना था। अच्छा पहले बताओ, नेगेटिव साइन कंसीडर करने का मतलब क्या हुआ कि सर ई इंड्यूस का फॉर्मूला है, ये नेगेटिव है, और डी फाइव बाई डी टी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। यानी मुझे स्लोप को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन के साथ, तो मुझे क्या मिल जाता है, ई इंड्यूस। डी फाइव का बाई डी टी डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ में किससे होता है, स्लोप से। स्लोप इंटू नेगेटिव कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई इंड्यूस। अब मुझे बताओ सबसे पहले इस ओ ए लाइन की, है ना, ओ ए लाइन की स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ओ ए लाइन की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। तो जब ओ ए लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, वहां पे मैं स्लोप पॉजिटिव फिर मल्टीप्लाई नेगेटिव कर दूंगा तो ई इंड्यूस का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ई इंड्यूस का आंसर क्या कर देना है, नेगेटिव। यानी स्टार्टिंग में जीरो से लेके टी वन तक मुझे ग्राफ कैसा शो करना है, नेगेटिव। इसकी जो स्लोप है वो है पॉजिटिव और कांस्टेंट। पॉजिटिव भी है और कैसी है, कांस्टेंट है। तो स्लोप पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा यहाँ इस लाइन की स्लोप कैसी है, जीरो। बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी स्लोप क्या है, जीरो। अब इसकी स्लोप ए बी वाली लाइन की जीरो है, तो वहां जीरो इंटू नेगेटिव कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी अगले केस में मैं यहाँ पे लाइन क्या ड्रॉ कर दूंगा, जीरो। ईएमएफ इंड्यूस जीरो है। अच्छा अगले केस में ये बी से लेके सी तक इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। इस लाइन की स्लोप तो अपने पास है नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव है लेकिन और क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंड्यूस का आंसर पॉजिटिव, यानी ग्राफ की तरह बनेगा ऊपर। पर पहले मुझे ये बताओ, ओए और बीसी वाली लाइन में स्लोप ज्यादा किसकी है, कम किसकी है? बीसी वाली स्लोप की लाइन कम है, इस लाइन की स्लोप ज्यादा है और इस लाइन की स्लोप कम है। ये बात जानते हो? स्लोप, जो लाइन जितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती रहती है उसकी स्लोप उतनी ही क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जो लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल में जाती रहती है उसकी स्लोप उतनी बढ़ती है। तो ये लाइन ज्यादा वर्टिकल में है, वो देखो ऐसे लेटी हुई है लाइन, तो उसकी स्लोप क्या है, कम है। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव भी बोलूंगा और स्लोप कम भी बोलूंगा। तो अब मुझे बताओ, नेगेटिव नेगेटिव किया तो पॉजिटिव तो आ गया, ग्राफ ऊपर बनाना है पर उसकी स्लोप कम है। स्लोप कम मतलब उसकी वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, कम मिलेगी। तो ग्राफ ऊपर कम शो करना है, यानी जैसे इसमें वन टू थ्री फोर तक शो किए, इसमें थ्री तक ही शो कर देते। T1 T2। E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा किससे है, E2 से। अब अगर ये पेपर में ये डायग्राम ऑप्शन में दे रखा है
और उल्टा डायग्राम भी दे रखा है, मतलब पहले वाला हिस्सा पॉजिटिव शो कर रखा है, दूसरे वाला नेगेटिव शो कर रखा है, तो मुझे ये टिक करके आना है। और अगर पेपर में ये ग्राफ गिवन ही नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड का ग्राफ गिवन है, मैग्नीट्यूड का मतलब वो नेगेटिव साइन हटा दोगे तो ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे, तो फिर वो ग्राफ गिवन होगा तो फिर उसको टिक करना है। दोनों गिवन होंगे तो नेगेटिव साइन को कंसिडर करके फिर टिक करना है। एक गिवन होगा तो जो दे रखा है बस वही टिक कर दो। हम्म, यहाँ तक बनाया सबने ना। अब देखो ग्राफ एक तो ये सिंपल वाला ये आता है ना। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, अगर मान लो ग्राफ ये आ गया, चलो ग्राफ बनाते नहीं है, बस तुम मुझे थोड़ा आइडिया बता दो। मैंने यहाँ लिखा 0 2 4 6 8 ना, ये ग्राफ चलो आ गया मान लो ना? नहीं ग्राफ तो बनाना नहीं है, बस तुम तो मुझे ये बताओ ये फ्लक्स टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा बताओ ऐसे कौन से टाइम है ना, ऐसे कौन से टाइम है जिस टाइम पे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ऐसे कौन से टाइम है जिस टाइम पे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब इंड्यूस करंट आएगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। फ्लक्स देखो, फ्लक्स फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, मुझे बताओ। करंट अपनी डायरेक्शन दो में देखो, उस दो से पहले 0 से 2 में फ्लक्स क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, फ्लक्स क्या कर रहा था, इंक्रीज, और 2 के बाद वो क्या करने लग गया, डिक्रीज। तो जब 2 के बाद डिक्रीज करने लग गया, इसका मतलब पहले अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा 2 से लेके 6 तक की कहानी सेम ही है। 2 से लेके 6 तक ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर 6 के बाद फिर से ग्राफ ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, 6 से लेके 8 तक, फिर से करंट क्या इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो करंट इंक्रीज होगा तो फिर से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब ये करंट की डायरेक्शन चेंज की बात कर रहा हूँ। करंट आएगा तो इस वाले हिस्से में भी 0 से 2 में भी करंट इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। 2 से 4 वाले में भी होगा, 4 से 6 वाले में भी होगा। करंट तो आएगा सारे। मैं बोल रहा हूँ करंट की डायरेक्शन चेंज कब होगी, यानी पहले अगर क्लॉकवाइज था तो अब कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हाँ 2 और 6 ना। ओके चलो अब इसमें ना हेडिंग लिखो, इसमें लिख दो मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमएफ when a conductor when a conductor is moving in uniform magnetic field is moving in uniform magnetic field and it cuts it cuts the magnetic field lines, it cuts the magnetic field lines, then then an EMF is induced, an EMF is induced across its ends. EMF will induced
across its ends, it becomes a cell. It becomes a cell. It becomes a cell. It is called, it is called motional EMF. It is called motional EMF. It is called motional EMF. देखो अपने पास मोशनल ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि आज अगर अपने पास कोई स्टेट वायर है, लूप नहीं है अभी ये सिंपल क्या है, एक वायर है और इसको मैं वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मूव करवा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। और मैं एक वायर को उसके अंदर मूव करवाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं वायर को उसके अंदर मूव करवाऊंगा तो वो वायर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके आगे बढ़ता रहेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे लगी हुई है ना, तो ऐसे कट करके उसको किधर जाता रहेगा, आगे। तो उसने बोला कि जब ये उसको कट करेगा तो उसके जो एंड पॉइंट्स है इनके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी इनके क्रॉस एक सेल बन जाएगा। ये रोड ये क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। अब उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उसके मोशन की वजह से हुआ है, उसकी वेलोसिटी की वजह से हुआ है। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये सेल नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। तो इसकी वेलोसिटी की वजह से बना, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, मोशनल ईएमएफ, है ना। तो पहले मुझे बताओ कि अब इसके अंदर सेल, पहली बात तो ऐसा कैसे बना, बताना जरा। ये वी वेलोसिटी से आगे चल रहा था। अगर ये कंडक्टिंग रोड है, कंडक्टिंग का मतलब इसके पास बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मुझे बताओ इसके इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर ये वी वेलोसिटी से आगे चलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो वी वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं ना। अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बता सकते हो यहाँ वी क्रॉस बी करके फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस बी कर दो जरा, वी क्रॉस बी। वी की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, फोर्स किधर आ गई, ऊपर। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स डायग्राम में ऊपर आई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन था तो फोर्स किधर आ जाएगी, नीचे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी वो किधर आ जाएगी, नीचे। यानी ये इलेक्ट्रॉन फोर्स लगने की वजह से यहाँ आके इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे नीचे वाले एंड की ओर। तो नीचे वाला एंड क्या बनता जाएगा, नेगेटिव। और ऊपर वाला एंड क्या बनता जाएगा, पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। बताओ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई नीचे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे आ गया है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगी, ऊपर। देखो मैं इस पे एफ ई फोर्स किधर लगा दूंगा, ऊपर, ऐसे लगा दूं। यानी कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाते रहेंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आती जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर। बताओ एफ ई ऊपर और एफ एम क्या है, नीचे। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी यहाँ लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल। यानी एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एम के। अच्छा बताओ एफ ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू ई। एफ एम की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी, है ना। या अभी पूरा लिख लेंगे। तो बताओ क्यू से क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब ई बराबर क्या आ गया, वी इंटू बी। ये ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है या वोल्टेज पता करनी है, ईएमएफ पता करना है, ईएमएफ पता करना है। अच्छा बताओ इन दोनों एंड्स के बीच लेंथ कितनी है, एल। अच्छा याद करो अपने पास क्या, ई बराबर, है ना, या वी बराबर, याद करो ई बराबर डीवी बाई डी एक्स होता था। तो ई बराबर क्या होता है, वी बाय एल। तो आज अगर मुझे ई की वैल्यू लिखनी है मैं वी बाई एल लिख दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वी, वी का मतलब ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे वी इंटू वी। बताना जरा ई इंड्यूस का आंसर क्या बनता है, डी एल वी, ये होता था इसमें। ये ई इंड्यूस क्या है पहले बताओ, ये ई इंड्यूस है इन दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी। कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों एंड्स के क्रॉस वी ए माइनस वी बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो क्या बोलोगे, बी एल वी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है उसकी लेंथ है, और वी क्या है उसकी वेलोसिटी है ना। पहले इतना लिख लो।
ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 1 में, है ना, याद करो वो स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कल तो अपन ने 11 तक किए थे ना, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक, सॉरी 24 तक हो जाएंगे। फिर 35 से लेके 39 तक हो जाएंगे। 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक। चलो